अस्सलामुअलैकुम। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था टेंस होता क्या है, इसकी हमने टाइप्स पढ़ी थी कि किस तरह हमने टेंसेस को वर्क और टाइम की बेस पर कैटेगराइज किया था। टाइम की बेस पर हमने टेंसेस को 3 टाइप्स में कैटेगराइज किया था, एक प्रेजेंट, दूसरा पास्ट और तीसरा फ्यूचर। जबकि वर्क की बेस पर हमने टेंसेस को 4 टाइप्स में कैटेगराइज किया था। पहला इंडेफिनेट, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस। और हमने अच्छे से समझा था कि प्रेजेंट क्या होता है, पास्ट क्या होता है और फ्यूचर क्या होता है। और हमने वर्ब की टाइप्स को भी पढ़ा था कि इंडेफिनिट क्या होता है, कंटिन्यूस क्या होता है, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस क्या होता है। और इसके अलावा हमने हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में पढ़ा था कि इंडेफिनिट में डज, इज, एम, आर, हैज़ और हैव आता है, जबकि पास्ट में डिड, वॉज, वर और हैड आता है। और फ्यूचर में विल, शैल या विल हैव और शैल हैव आता है। अगर आप बिगनर हैं या आपको टेंसेस बिल्कुल भी समझ नहीं आते तो पिछली वीडियो देखने के बाद आपका जो टेंसेस का कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आपकी जो टेंसेस की बेस है वो बिल्कुल स्ट्रांग हो जाएगी। आज की वीडियो में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को डिटेल से पढ़ने वाले हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हम कब इस्तेमाल करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल हम अपनी आदतों को बताने के लिए, अपना शेड्यूल बताने के लिए और अपना रूटीन बताने के लिए करते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम हमेशा अपनी रूटीन, अपना शेड्यूल और अपनी आदतें बताते हैं। तो जब भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करोगे तो यही वाली बातें बताओगे, इन्हीं सेंटेंसेस का आप इस्तेमाल करोगे। और न्यूज़पेपर में भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंसेस का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। तो अब हम उर्दू में कैसे पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है कि नहीं है। तो कोई भी उर्दू का सेंटेंस हो जिसके आखिर में ता है, ती है, ते है, तो है, ती हूँ, ता हूँ हो, तो इसको आप पहचान लेना कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात हो रही है। अब आप ता है, ती हूँ को कैसे देखोगे, तो मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मैं स्कूल जाता हूँ, यहाँ पे एंड में क्या है, ता हूँ, जिसका मतलब है कि क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। मेरी अम्मी खाना पकाती है, ती है, तो इसका मतलब है कि क्या है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। तुम वहाँ क्या करते हो, ते हो, एंड में क्या है, ते हो। तो ये हमने पढ़ा है कि जिसके एंड में ते हो तो वो क्या है, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। तुम झूठ क्यों बोलते हो, ते हो, आखिर में क्या है, ते हो, तो ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। हम इंग्लिश पढ़ते हैं, एंड में क्या है, ते है, तो ये क्या है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। तो इन सेंटेंसेस के एंड में अगर आप देखें तो ता हूँ, ती है, ते हो, ते है आ रहा है, जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान है। तो जिस भी सेंटेंस के आखिर में ये वाले अल्फाज आते हैं तो आप समझ लें कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। लेकिन इस रूल का आप हमेशा इस्तेमाल मत करना, ये सिर्फ बेसिस के लिए बताया गया है, ये आपकी एक मदद की गई है। असली रूल तो आपको ऐसे ही याद करना है कि जहाँ आदतें होंगी, जहाँ टाइम प्रेजेंट का होगा और वर्क इंडेफिनिट होगा। तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि जो टाइम है वो प्रेजेंट है और वर्क इंडेफिनिट है। इंडेफिनिट का वर्ड सुनते ही आपके दिमाग में एक वर्ड आ रहा होगा जो कि है डेफिनेट। तो डेफिनेट का मतलब तो आपको पता है कि ये पक्का, यानी ये काम मैं पक्का करूँगा, ये काम मैं डेफिनेटली करूँगा। तो डेफिनेट का मतलब तो हुआ कि पक्का, लेकिन इनडेफिनेट का मतलब है कि पक्का नहीं, यानी मुझे पता ही नहीं है कि ये काम कितना हुआ है, कितना रह चुका है, ये काम अभी चल रहा है या हो चुका है, हमें काम के बारे में नहीं पता। जैसे मैं बोलती हूँ सना खाना खाती है, तो अब मुझे नहीं पता कि सना खाना खा रही है या सना खाना खा चुकी है, तो मुझे इस बारे में नहीं पता। तो मतलब कि हमें पक्का नहीं पता होता। तो इनडेफिनेट सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें हमें कंफर्म नहीं पता होता कि काम कितना हुआ, कितना रहता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंस को आपको इसी तरह पहचानना है कि जहाँ पर रूटीन की बात की गई होगी, शेड्यूल की बात की गई होगी या रूटीन बताया गया होगा और उसमें टाइम प्रेजेंट में होगा और वर्क इंडेफिनिट होगा, तो आपको पहचान लेना है कि ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। इसी तरह आपको कॉन्सेप्ट याद करना है। तो अब आगे बढ़ते हैं। हमारा पहला रूल है अफर्मेटिव के लिए। डिफरेंट सेंटेंसेस हम अपनी लाइफ में बोलते हैं, जैसे हम कहते हैं कि मैं जाती हूँ, मैं खाना खाती हूँ, तो ये सारे तो हो गए अफर्मेटिव के। इनमें हाँ में बात हुई है कि मैं ये काम करती हूँ, तो ऐसे मैंने कहा कि जो काम मैं नहीं करती उनके लिए क्या होगा। तो इसी बिहाफ पर हमने सेंटेंसेस को कैटेगराइज किया हुआ है। मेनली हम 5 कैटेगरी पढ़ने वाले हैं, एक अफर्मेटिव, एक नेगेटिव, इंटेरोगेटिव नेगेटिव और डबल इंटेरोगेटिव। तो स्टार्ट करते हैं अफर्मेटिव से। तो अफर्मेटिव जिसमें हम हाँ में बात करते हैं कि हाँ हम ये काम करते हैं,
तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ऐसे सेंटेंस जिसमें हम कहते हैं कि हाँ जी ये काम तो मैं करती हूँ, तो उनके लिए आप कैसे इंग्लिश बनाओगे, इनकी ट्रांसलेशन कैसे करोगे वो समझते हैं। अफर्मेटिव किसी का भी हो, कोई भी सेंटेंस अगर अफर्मेटिव में है यानी हाँ में बात हो रही है, तो आप सबसे पहले लगाएंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यानी जो काम करता है उसका नाम आएगा या उसकी जगह प्रोनाउन आएगा। अब प्रोनाउन किसे कहते हैं? जब हम नाम की जगह किसी और वर्ड का इस्तेमाल करते हैं तो हम कहते हैं ये प्रोनाउन है। जैसे सना स्कूल जाती है और वो वहाँ पढ़ाई करती है, तो पहले मैंने नाम लिया सना, लेकिन दूसरे सेंटेंस में मैंने सना की जगह वो यूज किया। सना स्कूल जाती है और वो वहाँ पढ़ाई करती है। दूसरे सेंटेंस में भी मैं सना की ही बात कर रही हूँ, लेकिन मैंने दूसरे सेंटेंस में उसका नाम नहीं लिया, उसकी जगह मैंने वो का इस्तेमाल किया। तो जब हम नाम की जगह जब दूसरे वर्ड का यूज करेंगे तो हम कहेंगे ये क्या है, ये प्रोनाउन है। तो सब्जेक्ट की इंग्लिश सबसे पहले आ जाएगी। सब्जेक्ट हम कहते हैं कि जो काम करता है, यानी मैं गाना गाती हूँ, तो गाना कौन गा रहा है? गाना मैं गा रही हूँ। काम कौन कर रहा है? मैं कर रही हूँ। तो मैं क्या हूँ? मैं सब्जेक्ट हूँ। जैसे इकरा कपड़े धोती है, तो कपड़े कौन धो रहा है? इकरा धो रही है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है? इकरा है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंस में हमेशा पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आएगा। अब वर्ब किसे कहते हैं? वर्ब कहते हैं काम क्या हो रहा है। जैसे मैं कपड़े धोती हूँ, तो मैं काम क्या कर रही हूँ? धोने का काम कर रही हूँ। तो धोना क्या है? धोना वर्ब है। वो खाना पकाती है, तो वो क्या कर रही है? वो पका रही है। पकाना क्या है? पकाना वर्ब है। मैं स्कूल जाती हूँ, तो यहाँ पर वर्ब क्या है? जाना। काम क्या हो रहा है? जाने का काम हो रहा है। और फिर ऑब्जेक्ट आएगा, तो पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, क्योंकि हमने पढ़ा है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट क्या हम काम किसके ऊपर कर रहे हैं। जैसे मैं स्कूल जाती हूँ, तो मैं कहाँ जा रही हूँ? मैं स्कूल जा रही हूँ। तो स्कूल क्या है? स्कूल ऑब्जेक्ट है। मैं खाना पकाती हूँ, तो ऑब्जेक्ट क्या है? खाना, क्योंकि मैं क्या पका रही हूँ? मैं खाना पका रही हूँ, तो ऑब्जेक्ट है खाना। मैं कपड़े धोती हूँ, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है? मैं तो सब्जेक्ट है। धोना क्या है? धोना वर्ब है। और मैं क्या धो रही हूँ? मैं कपड़े धो रही हूँ, तो कपड़े क्या है? कपड़े ऑब्जेक्ट है। तो पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। और वर्ब के साथ एस या ई एस लगेगा। अब एस या ई एस कब लगेगा? जब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, जब ये जो हमारा सब्जेक्ट है वो थर्ड पर्सन हो। अब थर्ड पर्सन किसे कहते हैं? जैसे मैंने आपसे कहा कि इकरा स्कूल जाती है, तो मैं फर्स्ट पर्सन हुई, जो बात कर रहा है वो फर्स्ट पर्सन है। जो सुन रहा है, जैसे मैंने आपसे कहा, तो आप क्या है? आप सेकंड पर्सन है। और जिसके बारे में बात हो रही है वो थर्ड पर्सन है। तो इकरा थर्ड पर्सन है, मैं फर्स्ट पर्सन हूँ और आप सेकंड पर्सन है। और वो जो थर्ड पर्सन है वो सिंगुलर होना चाहिए, वो सिर्फ एक होना चाहिए। जैसे मैंने सिर्फ इकरा की बात की है, मैंने इकरा और सना की बात नहीं की, मैंने सिर्फ इकरा की बात की है। तो वो जो थर्ड पर्सन है वो सिंगुलर होना चाहिए। तो उस सब्जेक्ट के वर्ब के साथ एस या ई एस लगेगा। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। फिर अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन और सिंगुलर है तो उसके वर्ब के साथ एस या ई एस लगेगा और ऑब्जेक्ट आएगा। तो हमने इसको पूरा अच्छे से समझ लिया। पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस और ऑब्जेक्ट। तो अब इसको एग्जांपल से समझेंगे। मैं चॉकलेट खाती हूँ, तो हमने पढ़ा है कि पहले सब्जेक्ट आएगा, तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? मैं, क्योंकि सब्जेक्ट किसे कहते हैं? जो काम कर रहा है उसे सब्जेक्ट कहते हैं। तो काम यहाँ पे कौन कर रहा है? काम मैं कर रही हूँ, तो मैं क्या हूँ? मैं सब्जेक्ट। तो मैं की इंग्लिश क्या होगी? मैं की इंग्लिश है आई। तो क्या आई के वर्ब के साथ एस या ई एस आएगा? क्योंकि मैं तो सिंगुलर हूँ। तो नहीं, क्योंकि हमें पहले सिंगुलर या प्लूरल तो देखना ही नहीं है। पहले तो हमें देखना है कि थर्ड पर्सन है कि नहीं। तो क्या मैं थर्ड पर्सन हूँ? तो नहीं, मैं थर्ड पर्सन नहीं, क्योंकि मैं तो फर्स्ट पर्सन हूँ, क्योंकि बात मैं कर रही हूँ। तो जो बात कर रहा होता है वो क्या है? वो फर्स्ट पर्सन है। जिससे बात कर रहा होता है वो सेकंड पर्सन है, और जिसके बारे में बात कर रहा होता है वो थर्ड पर्सन है। तो मैं अपने बारे में बात कर रही हूँ, तो मैं फर्स्ट पर्सन हूँ, इसलिए एस या ई एस का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं बनता। तो यहाँ पर एस या ई एस नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर पहले सब्जेक्ट आएगा यानी आई, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो यहाँ पर वर्ब क्या है? यहाँ पर वर्ब है मैं चॉकलेट खाती हूँ। तो काम क्या हो रहा है? काम खाने का हो रहा है। तो खाना क्या है? वर्ब है। तो खाने की इंग्लिश है ईट। और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। ऑब्जेक्ट क्या है? यहाँ पर मैं चॉकलेट खाती हूँ, तो मैं सब्जेक्ट है। खाना क्या है? खाना वर्ब है। और ऑब्जेक्ट क्या है? चॉकलेट है। तो आई ईट चॉकलेट। तो हमने पढ़ा है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम अपनी रूटीन, अपना शेड्यूल या अपनी आदतों को बताने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो मैं चॉकलेट खाती हूँ,
तो क्या ये मेरा शेड्यूल है? तो हाँ, ये मेरा शेड्यूल हो सकता है। तो क्या ये मेरी आदत हो सकती है? तो हाँ, ये मेरी आदत भी हो सकती है और ये मेरा रूटीन भी हो सकता है। तो इस पहचान से ये प्रूफ हुआ कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। अब हमने एक और पहचान पढ़ी थी कि उर्दू में जिस भी सेंटेंस के आखिर में ता हूँ, ती हूँ, ते है, तो है, ता है वगैरह हो, तो वो जो टेंस है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का होगा। तो मैं चॉकलेट खाती हूँ, तो आखिर में ती हूँ आ रहा है, तो इस पहचान से भी प्रूफ हो गया कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। तो देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल। तुम उसे जानती हो, ती हूँ माइंड में आते ही समझ आ गया कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात हो रही है। तो ये हमारा हुआ प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब इंग्लिश में इसे स्ट्रक्चर की मदद से कैसे बनाते हैं, आइए देखते हैं। तुम की इंग्लिश होगी यू, क्योंकि तुम सब्जेक्ट है, तो पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब। यहाँ पे वर्ब क्या है? वर्ब है जानते। तो जानने की इंग्लिश क्या है? जानने की इंग्लिश है नो, तो यू नो। और उसे की इंग्लिश है यू नो हर। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। सना स्कूल जाती है, तो सना क्या है? सना सब्जेक्ट है, तो सना के वर्ब के साथ क्या एस या ईस लगेगा? तो बिल्कुल लगेगा, क्योंकि सना थर्ड पर्सन है और थर्ड पर्सन के साथ एस या ईस लगता है। इसके बाद वर्ब आएगा। वर्ब क्या है? वर्ब है जाना। काम क्या हो रहा है? काम जाने का हो रहा है, तो वर्ब है जाना। जाने की इंग्लिश क्या है? गो। तो क्या इसके साथ ईस लगेगा? क्योंकि सना थर्ड पर्सन है, तो सना गोस। और सना कहाँ जा रही है? स्कूल जा रही है, तो स्कूल ऑब्जेक्ट है, तो पहले सब्जेक्ट सना, फिर वर्ब गो, और सना थर्ड पर्सन है तो उसके साथ ईएस लगेगा, तो गोस टू, और ऑब्जेक्ट क्या है? स्कूल, तो सना गोस टू स्कूल। तो ये हमने अभी बात की अफर्मेटिव की। तो अब हम बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंसेस की। अफर्मेटिव हो चुका, अब नेगेटिव देखते हैं। तो नेगेटिव में भी अफर्मेटिव की तरह बात सब्जेक्ट से शुरू होगी और ऑब्जेक्ट पर खत्म होगी। देखते हैं कि सब्जेक्ट के बाद क्या लगाएंगे। तो उर्दू से इंग्लिश बनाते वक्त सबसे पहले सब्जेक्ट की इंग्लिश बनाएंगे, उसके साथ डज या डू लगाएंगे। तो डू कहाँ लगाएंगे और डज कहाँ लगाएंगे? तो सिंगुलर और थर्ड पर्सन के साथ डज लगेगा और प्लूरल के साथ डू लगेगा। और ये बात हमेशा याद रखना कि आई के साथ भी डू लगेगा। इसके बाद नोट लगेगा, इसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। ये रहेगा फार्मूला नेगेटिव सेंटेंसेस का। अब एग्जाम्पल की मदद से इसको और अच्छे से समझते हैं। एग्जाम्पल है, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। मैंने कहा इसकी इंग्लिश बनाओ, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आएगा कि ये कौन सा टेंस है। तो मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, तो क्या ये कोई आदत हो सकती है? तो जी हाँ, हो सकती है। तो पता चल गया कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम आदत की ही तो बात करते हैं। तो एक और पहचान हमने उर्दू में पढ़ी थी कि जिन सेंटेंस के आखिर में ता है, ती है, ता हूँ, ती हूँ, ते है वगैरह आता है। तो क्या इस सेंटेंस के आखिर में इनमें से कोई वर्ड आ रहा है? तो सेंटेंस है मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, तो इसमें ता हूँ आ तो रहा है, जिसका मतलब है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। हमें ये माइंड बनाकर समझना है कि कभी भी कोई सेंटेंस हमारे सामने आ जाए, इसकी इंग्लिश कैसे बनानी है, ये माइंड सेट बनाकर हमें समझना है। इसलिए हमने पहचान को सामने रखकर सेंटेंस का पता लगाना है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है कि नहीं। तो मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, तो मैं की इंग्लिश क्या बन जाएगी? मैं की इंग्लिश है आई। आई के साथ हम क्या लगाएंगे? डू या डज। फर्स्ट पर्सन है तो उसके साथ डू लगेगा, क्योंकि डज थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ लगता है, और आई फर्स्ट पर्सन है तो इसके साथ डू लगेगा। तो मैं यहाँ आई के साथ डू लगाऊंगी, और नेगेटिव है तो नॉट लगेगा, तो आई डू नॉट। और यहाँ पर वर्ब क्या है? वर्ब है बोलता। मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, तो बोलना क्या है? बोलना वर्ब है, जिसकी इंग्लिश है टेल। तो आई डू नॉट टेल, और ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट है झूठ, तो आई डू नॉट टेल अ लाई। तो देखते हैं दूसरी एग्जाम्पल। तुम दवाई नहीं लेते हो, तो पहले क्या आएगा? पहले सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट क्या है? तुम, तो पहले यू आएगा, उसके बाद यू के साथ क्या लगेगा? डू लगेगा या डज। तो यू सेकंड पर्सन है तो सेकंड पर्सन के साथ डू लगेगा। नेगेटिव का सेंटेंस है तो नॉट लगेगा, यू डू नॉट। और यहाँ पर वर्ब क्या है? वर्ब है लेते। तुम दवाई नहीं लेते हो, तो लेना क्या है? लेना वर्ब है, तो वर्ब की इंग्लिश है टेक, यू डू नॉट टेक। और ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट है मेडिसिन, तो यू डू नॉट टेक मेडिसिन। नेक्स्ट एग्जाम्पल, वो कोशिश नहीं करती है, तो पहले सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट क्या है? वो। और ये लड़की है तो लड़की की शी यूज होता है, तो शी। और शी क्या है? थर्ड पर्सन है और सिंगुलर है, तो उसके साथ डज लगेगा। और नेगेटिव है तो नॉट लगेगा। और वर्ब क्या है? कोशिश, तो कोशिश की इंग्लिश क्या है? ट्राई। तो सेंटेंस बना शी डज नॉट ट्राई। तो हमने अभी जितने भी सेंटेंसेस बनाए हैं वो हमने फार्मूले की मदद से बनाए हैं। अब समझते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को, यानी सवालों को पूछने वाले सेंटेंसेस। वो वाले सेंटेंस जिसमें हम सवाल पूछते हैं, उनकी इंग्लिश कैसे बनाए वो देखते हैं। तो इंटरोगेटिव में डू या डज यानी हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आएगा। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में ये वाली बात हमेशा याद रखना कि वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट
होगा। उसकी हेल्पिंग वर्ब हमेशा शुरू में आएगी जो भी टेंस होगा इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब डू या डज है, तो डू या डज सबसे पहले आएगा। तो डू किसके साथ आता है और डज किसके साथ आता है ये हम पढ़ चुके हैं। डू प्लूरल के साथ आएगा और डज सिंगुलर और थर्ड पर्सन के साथ आएगा, और आई के साथ हमेशा डू आएगा। डू और डज के बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। अब एग्जाम्पल की मदद से इसको समझते हैं। क्या तुम खेलते हो, इसमें सवाल पूछा गया है तो इसकी इंग्लिश बनाते हैं। अब यहाँ पर डू लगाएंगे या डज, तो इसके लिए हमें सब्जेक्ट देखना होगा। तो यहाँ पर जुमला है क्या तुम खेलते हो, तो सब्जेक्ट तुम हो। तो तुम प्लूरल है और सेकंड पर्सन है तो उसके साथ डू आएगा। डू के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है यू। क्या तुम खेलते हो, तो तुम सब्जेक्ट है, उसके बाद वर्ब आएगा। वर्ब क्या है खेलना, खेलने की इंग्लिश क्या है प्ले। तो डू यू प्ले और फिर मार्क ऑफ इंटरोगेशन, ये लगाना मत भूलना। नेक्स्ट एग्जांपल, क्या तुम वहाँ रहती हो, ये भी एक सवाल है। तो देखते हैं कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है कि नहीं। तो इसके एंड में ती हूँ आ रहा है, तो जी हाँ, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट हुआ, क्योंकि हमने पढ़ा था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के टेंस के आखिर में ता हूँ, ती हूँ, ते हो वगैरह आते हैं। तो क्या तुम वहाँ रहती हो, तो क्या ये शेड्यूल या आदत भी हो सकती है। तो जी हाँ, ये शेड्यूल या आदत भी हो सकती है। तो इससे पता चला कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। तो चलो सेंटेंस बनाते हैं। क्या तुम वहाँ रहती हो, तो पहले डू आएगा, क्योंकि हमने ये पढ़ लिया है कि यू के साथ डू आता है। तो पहले डू आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है तुम तो यू, और वर्ब है लिव, और वहाँ का है दियर। तो सेंटेंस बना डू यू लिव दियर। अगला एग्जाम्पल है, क्या वो तुम्हें पढ़ाती है, तो इसके एंड में ती है जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान है, और ये हैबिट या शेड्यूल भी हो सकता है। तो इससे मालूम हुआ कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। ये बार बार रिपीट करने का मकसद है कि ये सारा कॉन्सेप्ट आपके माइंड में बैठ जाए। तो चले जुमले की इंग्लिश बनाते हैं। क्या वो तुम्हें पढ़ाती है, तो इसमें शी है, तो शी सिंगुलर है और थर्ड पर्सन है, और सिंगुलर और थर्ड पर्सन के साथ डज लगता है। तो यहाँ डज आएगा, डज के बाद सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट वो है, तो वो क्या है, वो शी है, क्योंकि लड़की की बात हो रही है। इसके बाद वर्ब है पढ़ाना, तो पढ़ाने की इंग्लिश है टीच। तो जुमला बना डज शी टीच यू, और आखिर में मार्क ऑफ इंटरोगेशन। तो अभी हमने पढ़ा अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव। अब पढ़ते हैं इंटरोगेटिव नेगेटिव। तो इंटरोगेटिव नेगेटिव के सेंटेंस में इंटरोगेटिव भी आएगा और नेगेटिव भी आएगा, यानी एक ही सेंटेंस में हम दोनों रूल्स को कवर करेंगे। क्या आप स्कूल नहीं जाती हो, तो इस सेंटेंस में सवाल भी पूछा गया है, यानी क्या भी है, जिसका मतलब है कि ये इंटरोगेटिव का सेंटेंस है, और इस जुमले में नहीं भी है तो मतलब ये नेगेटिव है, इसलिए हम इन सेंटेंस को इंटरोगेटिव नेगेटिव कहते हैं। आइए एग्जाम्पल की मदद से इसको समझते हैं। क्या तुम स्कूल जाती हो, तो इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाने का फार्मूला है कि पहले डू या डज आएगा, फिर सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट आएगा, और फिर मार्क ऑफ इंटरोगेशन। तो पहले डज आएगा क्योंकि तुम है और तुम प्लूरल है और सेकंड पर्सन है। उसके बाद सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या है यू, तुम की बात हो रही है तो यू है सब्जेक्ट। फिर वर्ब क्या है जाती, तो जाने की इंग्लिश क्या है गो, और फिर ऑब्जेक्ट स्कूल है तो स्कूल। तो जुमला बना डू यू नॉट गो टू स्कूल। तो देखते हैं दूसरे एग्जाम्पल। क्या वो क्रिकेट नहीं खेलती है, तो पहले डज आएगा क्योंकि वो सिंगुलर है और थर्ड पर्सन है। फिर सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट क्या है वो, लड़की की बात हो रही है तो शी है। फिर नॉट आएगा क्योंकि ये नेगेटिव भी है, इंटरोगेटिव है तो डज आया। अभी नेगेटिव भी है तो नॉट आएगा। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो वर्ब क्या है खेलता, खेलने की इंग्लिश क्या है प्ले, और फिर ऑब्जेक्ट आएगा, तो ऑब्जेक्ट क्या है क्रिकेट। तो जुमला बना डज ही नॉट प्ले क्रिकेट। नेक्स्ट एग्जाम्पल, क्या हम पानी नहीं पीते हैं, तो पहले डू आएगा क्योंकि हम प्लूरल है, फिर सब्जेक्ट हम है तो हम की इंग्लिश है वी, फिर ये नेगेटिव का सेंटेंस भी है तो नॉट आएगा। फिर वर्ब क्या है पीते, तो पीते की इंग्लिश है ड्रिंक, और फिर ऑब्जेक्ट है पानी। तो सेंटेंस बना डू वी नॉट ड्रिंक वाटर। तो अभी तक हमने अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव नेगेटिव, और अब हम पढ़ते हैं डबल इंटरोगेटिव। तो अब देखते हैं कि इंटरोगेटिव और डबल इंटरोगेटिव में फ़र्क क्या है। तो सवाल तो हम दोनों में ही पूछते हैं। तो कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनका जवाब येस या नो में होता है, और कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनका जवाब आप चाह कर भी येस या नो में नहीं कर सकते हैं। अगर मैं आपको बोलूँ कि आप स्कूल जाती हो, तो जवाब येस या नो में आएगा, आप बोलोगी हाँ जाती हूँ या नहीं जाती हूँ। लेकिन अगर
मैं बोलूँ आपका नाम क्या है, तो आप बोलोगे क्या कि मेरा नाम हाँ है या नहीं है। आप क्या करोगे, आप अपना नाम बताओगे। तो जिन सवाल का जवाब सिर्फ यस या नो में हो उनको बोलते हैं इंटेरोगेटिव, लेकिन जिन सवाल का जवाब डिटेल में देना होता है उन सेंटेंसेस को डबल इंटेरोगेटिव कहते हैं। अब इसको और अच्छे से समझने के लिए उर्दू में भी इसकी पहचान देखते हैं। तो इंटेरोगेटिव के शुरू में हमेशा क्या आएगा और कोई वर्ड यूज नहीं होगा। क्या तुम जानती हो, क्या तुम जाती हो, तो शुरू में हमेशा क्या आएगा और आंसर हमेशा यस या नो में होगा। अब डबल इंटेरोगेटिव देखते हैं, तो इसके शुरू में क्या नहीं आएगा, इसके बीच में क्या आएगा। तुम क्या गाती हो, वो चीज बताओ। तुम क्यों लड़ती हो, वो वजह बताओ। तो अब ये वाले जो सेंटेंसेस हुए इसके बीच में सिर्फ क्या का इस्तेमाल नहीं हुआ, क्योंकि क्यों, कब, कैसे जो भी हमारी WH फैमिली है वो यूज होती है। तो इसका फार्मूला देखते हैं। पहले WH फैमिली, फिर डू या डज, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। तो इंटेरोगेटिव और डबल इंटेरोगेटिव में फ़र्क क्या हुआ, तो डबल इंटेरोगेटिव में सिर्फ जो इंटेरोगेटिव का फार्मूला है उसके साथ WH फैमिली जोड़ लो तो वो डबल इंटेरोगेटिव बन जाएगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। तुम क्यों रोती हो, तो क्यों की इंग्लिश है वाई, फिर या तो डू आएगा या डज। तो जुमले में सब्जेक्ट तुम है तो तुम सेकंड पर्सन है और प्लूरल है तो उसके साथ डू लगेगा। फिर सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट क्या है, तुम की इंग्लिश है यू। फिर वर्ब आएगा, वर्ब है रोती, तो रोती की इंग्लिश है क्राई, तो जुमला बना वाई डू यू क्राई। नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखते हैं। वो क्या कहती है, तो पहले WH फैमिली आएगी तो क्या की इंग्लिश होगी वट, फिर वो प्लूरल है तो डज, फिर सब्जेक्ट वो है तो वो लड़की है तो शी, और वर्ब है कहना तो कहने की इंग्लिश है से, तो जुमला बना व्हाट डज शी से। तो यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनेट खत्म हुआ। तो अब कभी भी आपके सामने प्रेजेंट इंडेफिनेट आए तो आप उसकी इंग्लिश इजीली बनाने के काबिल हो गए होंगे। तो आज की वीडियो यही तक थी। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस के बारे में डिटेल से। ओके, थैंक यू।